Section B, Mathematics. A bullock cart is carrying 230 kg of sand to a construction site. If 4.65 kg sand slipped away on the way to the site, then find the amount of sand that reached the site. A. 22.665 kgs. B. 234.65 kg. C. 22.545 kgs. D. 22.535 kg. So let's calculate. अब एक बुल्लक कार्ट है जो कि 230 kg ऑफ सैंड कैरी कर रहा है और बीच में कितना 4.65 kg सैंड स्लिप ऑफ हो जाता है. तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि साइट तक कितना kg सैंड रीच हो पाएगा, कितना पहुंच पाएगा. सो 230.00 माइनस 4.65 गिव्स अस 225.35 kg. सो इसका आंसर होगा D, 235.35 kgs. 27th. If the speed of the car is reduced from 100 km per hour to 50 km per hour, then time taken to cover the same distance will be. अब एक कार है जिसकी स्पीड 100 km per hour से घटाकर 50 km per hour कर दी गई है. तो अब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सेम टाइम में. सो लेट्स कैलकुलेट. स्पीड ऑफ कार इज रिड्यूस्ड टू 100 km per hour to 50 km per hour. लेट्स डिस्टेंस बी x किलोमीटर. अब जो डिस्टेंस है उसे हम x ले रहे हैं. लेट्स फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम टेकन टू बी t1 एंड t2. तो जो पहला टाइम है उसको हम t1 से डिनोट करेंगे और जो दूसरा टाइम है उसको हम t2 से डिनोट करेंगे. और t1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. सो डिस्टेंस हमने देखा, डिस्टेंस क्या है x और स्पीड क्या होगा. पहले का स्पीड है 100 km per hour और दूसरे का है 50. सो t1 इज इक्वल्स टू x बाई 100 r, t2 इज इक्वल्स टू x बाई 50 r. इसका फॉर्मूला क्या लिया है हमने, टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, जो कि एक क्लासिक फॉर्मूला है. डिवाइडिंग t1 बाई t2. सो बाई डिवाइडिंग t1 बाई t2 वी विल गेट t1 x बाई 100 बाई x बाई 50. अब जब हम इसके कैलकुलेशन करेंगे तो x एक दूसरे से कट जाएगा और 50 और 100 एक दूसरे से कट जाएगा. सो 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10. सो ऐसे हो जाएगा ये 1 बाई 2. सो t2 इज़ ट्वाइस ऑफ 2t1. सो t2 को कवर करने में ट्वाइस ऑफ t1 टाइम लगेगा. सो व्हाट विल बी द आंसर. C, double will be the answer. 28th. A train cover a distance of 1862 km with speed of 98 km per hour. Compute the time taken by the train to cover this distance. So, train cover distance 1862 kilometers. Speed of train 98 km per hour. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये क्लासिकल फॉर्मूला है. टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड. सो हमने डिराइव किया कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड. अब इसके हिसाब से हम अपने फिगर पुट करेंगे. 1862 बाई 98. अब जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तब हमारे पास आएगा 19 आवर्स. दैट इज C. C इज आवर आंसर. 29th. Find the sum of 4-digit greatest number and 6-digit smallest number, each having 3 different digit. So हमें एक 4-digit greatest number लेना है और 6-digit smallest number लेना है और उसमें make sure करना है कि 3 digit जो हैं वो उसमें different रहने चाहिए. So 4-digit greatest number is equals to 9987. तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 987 तीनों फिगर इसमें अलग अलग है. 6-digit smallest number, तो 6 डिजिट का ये स्मॉलेस्ट नंबर है 10002. ठीक है, तो इसमें 3 अलग अलग नंबर है जो कि है 1, 0 और 2 और बाकी सब रिपीट कर रहे हैं, 0 रिपीट हो रहा है. ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट. अब क्या बोला गया है कि हमें इसका सम करना है. सो 9987 प्लस 1000002 गिव्स अस 109989. तो आंसर क्या होगा B, 109989. 30. Subtract 28576 from the sum of the last and the greatest 5-digit number formed using the digit 3, 0, 5, 8 and 1. ठीक है, तो हमें एक लीस्ट
जो कि है 30581 से एक लीस्ट नंबर बनाना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है इन नंबर्स को यूज़ करके। ठीक है, तो बनाते हैं। लीस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 10358। और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 85310। अब हमें इसका पहले हम सम करेंगे, दैट इज 10358 प्लस 85310 गिव्स अस 95668। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सब्सट्रैक्ट 28576 फ्रॉम दी दोनों का सम। सो सब्सट्रैक्टिंग 95668 माइनस 28576, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 67092, जो कि है ए ऑप्शन हमारा सही होगा। 31 द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल विल बी। अब 1/4 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो स्ट्रेट एंगल हमें पता है, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट। Straight angle 180 degree, 1/4 of the straight angle, that is 1/4 of 180 degree will be 45 degree. अब हमें पता है कि acute angle जो होता है वो less than 90 degree होता है। ठीक है, सो ये 45 डिग्री जो है वो less than 90 डिग्री है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? acute angle. एंड हाफ ऑफ राइट एंगल क्या होगा? सो 90 डिग्री का हाफ क्या होगा? दैट इज 45। तो आंसर होगा हमारा बोथ ए एंड डी, मतलब ए एक्यूट एंगल है, बी राइट एंगल है, सी ऑब्ट्यूस एंगल है, डी हाफ ऑफ राइट एंगल है। तो हमें पता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/4 क्या होगा? बोथ ए एंड डी, दैट इज बोथ ए एक्यूट एंगल एंड डी हाफ ऑफ राइट एंगल। 32 an angle is 3 times of the half of a right angle, find its supplement। अब सप्लीमेंट एंगल क्या होता है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सप्लीमेंट एंगल वो होता है जो कि जिसको हम अगर सम अप करेंगे, इसको हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री रिजल्ट करेगा वो। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कि ये वाला जो एंगल दिया गया है 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल, इसका सप्लीमेंट कौन सा होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ राइट एंगल, दैट इज 3 इंटू 1/2 इंटू 90। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 135 डिग्री। ठीक है, और सप्लीमेंट एंगल हमने बताया कि कितने का होता है वो 180 डिग्री। उसको हम सम अप करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट विल रिजल्ट इनटू 45 डिग्री। तो इसका आंसर होगा क्या? 45 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर होगा डी 45 डिग्री। While arranging the given fraction from least to greatest, which fraction will be at second place? 3/5, 1/3, 5/6 और 7/15। सो पहले हम इन फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो 3/5 का डेसिमल क्या होगा? 0.6। 1/3 का क्या होगा? 0.33। 5/6 का क्या होगा? 0.83 और 7/5 का होगा 0.46। ठीक है, अब हम इन डेसिमल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो पहले आएगा 0.33, फिर आएगा 0.46, फिर आएगा 0.6 और फिर आएगा 0.83। और इसके हिसाब से अब हम फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे। तो 0.33 का कौन सा वाला था? 1/3, तो 1/3 विल बी द फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट। देन 0.46 का कौन सा वाला था? सो 0.46 का था 7/15, सो 7/15 1/3 से ग्रेटेस्ट। वैसे ही उससे ग्रेटेस्ट होगा 3/5 और सबसे ग्रेटेस्ट होगा 5/6। सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसमें बताया गया है कि व्हाट विल बी एट द सेकेंड लास्ट प्लेस। सो सेकेंड लास्ट प्लेस पे कौन सा आ रहा है? 3/5। सो 3/5 दैट इज डी। डी विल बी आर आंसर, दैट इज 3/5। 34th, arrange the following fraction in ascending order: 2/3, 5/6, 7/8, 9/14। अब हम इन सब को एक असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, सो फिर से हम वही चीज़ करेंगे, इसका डेसिमल पॉइंट निकालेंगे सारे फ्रैक्शंस का और फिर इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो अरेंजिंग द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर: 2/3, 1/3,
5/6, 7/15. Converting the fractions in decimal. So 2/3 is equals to 0.66, 5/6 is equals to 0.83. ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम सिंपली डिवाइड करके कर रहे हैं, ठीक है. 7/8 is equals to 0.87 and 9/14 is equals to 0.64. अब अरेंजिंग द डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सो छोटे से बड़े में हम इन डेसिमल्स को अरेंज करेंगे तो आएगा 0.64, फिर आएगा 0.66, फिर आएगा 0.83, फिर आएगा 0.87. सो 0.64 किसका था, 9/14 का, और 0.87 किसका था, 7/8 का. सो 9/14 से 7/8 तक का ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा. 34. Arrange the following fraction in descending order: 2/3, 5/6, 7/8, 9/14. Again, इन सब को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. तो अरेंजिंग द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर. सो 2/3, 1/3, 5/6 और 7/15 को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. तो 2/3 का क्या होगा, 0.66, 5/6 का क्या होगा, 0.83, 7/8 का क्या होगा, 0.87, 9/14 का क्या होगा, 0.64. ये हम कैसे कर रहे हैं, ये हम सिंपली डिवाइड करके कर रहे हैं और इन्हें हम डेसिमल पॉइंट में ला रहे हैं इन फ्रैक्शंस को. सो अरेंजिंग द डेसिमल. सो 0.64 सबसे छोटा होगा, 0.66 उससे बड़ा, देन 0.83 देन 0.87. तो इसके मुताबिक फ्रैक्शन कौन कौन से होंगे, 0.64, तो 0.64 किसका है, 9/14. फिर कौन सा आएगा, 0.66, 2/3, फिर आएगा 0.83, 5/6 और 0.87, 7/8. सो 9/14, then 2/3, then 5/6 and then 7/8. सो ये होगा इसका असेंडिंग ऑर्डर. सो 34 का आंसर क्या होगा, सी, that is 9/14, 2/3, then 5/6, then 7/8. This is the ascending order. 35. The normal body temperature of human being is 37 degrees Celsius. Convert it to degree Fahrenheit. अब जब हमें सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि फ़ारेनहीट इज इक्वल्स टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32. सो यहाँ पे सेल्सियस की जो वैल्यू है वो आएगी. सो 9/5 इंटू 37 प्लस 32. तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 66.6 प्लस 32 एंड 66.6 प्लस 32 विल गिव अस 98.6 फ़ारेनहीट. सो 35 का क्या आंसर होगा, The normal body temperature of human being is 37 degree Celsius. Convert it to degree Fahrenheit. So degree Fahrenheit में जब हम इसे convert करेंगे तो क्या आया था आंसर हमारा, 98.6. So this is rounding off to 98.5 degree Fahrenheit. D is the answer. 36. The difference between -50 degree Celsius and 72 degree Celsius is. तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है. तो हम क्या करेंगे, 72 डिग्री सेल्सियस में से -50 डिग्री सेल्सियस को माइनस करेंगे. तो जब हम माइनस करेंगे डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री सेल्सियस एंड 72 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 72 माइनस -50, क्योंकि 50 के पास ऑलरेडी एक माइनस है. तो जब अब माइनस माइनस इज इक्वल्स टू प्लस, तो 72 प्लस 50 गिव्स अस 122 डिग्री सेल्सियस. 37. Express 18 kg 5 ग्राम as kg. सो हमें क्या करना होगा कि 18 kg 5 ग्राम को kg में एक्सप्रेस करना होगा. तो 18 तो ऑलरेडी kg में लिखा हुआ है और सिर्फ 5 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना होगा kg में. सो वी नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. तो 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 kg. सो 5 इंटू 1/1000 kg, that will give us 0.005 kg. अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब 18 kg को और 0.05 kg को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 18.005 kg. सो हमारा आंसर क्या होगा, 18.005 kg. D will be our answer. 38. Find the number of zero on 1 kilometer when you convert a kilometer into millimeter. अब 1 किलोमीटर पे कितने ज़ीरोज़ लगेंगे जब हम किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑन 1 किलोमीटर,
किलोमीटर टू मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000000, मतलब 6 टाइम 0 होगा तब वो मिलीमीटर में कन्वर्ट होगा, तो 6 zeros. So B will be the answer, that is 6 zeros will be on millimeters. 39. Which of the following is correct representation for number 99? So ये रोमन नंबर्स हैं. अब 99 को रोमन नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो हमें देखना होगा. फॉर नंबर 99, 90 प्लस 9, जब हम इसे एक्सपांड करेंगे 99 को तो हम लिखेंगे 90 प्लस 9, दैट विल बी XC1X. So the correct option will be XC1X, that is C. 40. Find the value of MXL11 plus CXCI5 minus LX111. So इन रोमन नंबर्स को पहले हम नंबर्स में लिखेंगे, ठीक है. सो MXL11 is equals to M is equals to 1000 plus 40 plus 2 gives you 1042. CXCI5 is equals to 100 plus 90 plus 4 gives you 194. LX111 is equals to 50 plus 10 plus 3 is equals to 63. अब जैसा हमें इसमें दिया गया है कि हमें पहले प्लस करना है फिर उसके बाद इससे माइनस करना है, तो विल डू द सेम. 1042 प्लस 194 माइनस 63. सो जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा 1173. ओके, और 1173 जो है वो लिखा जाएगा रोमन नंबर में एज MCLXX111. So what will be our final answer? That is C. MCLXX111. C will be our final answer. 41. Name the type of angle whose measure is 29 degree more than the difference of 136 degree and 77 degree. So इसका required angle देखेंगे. 136 minus 77 more than the difference लिखा हुआ है. So 136 degree minus 77 degree gives us 59 degree. अब 59 degree plus 29 degree will give us 88 degree. So 88 degree is less than 90 degree. So less than 90 degree को क्या बोलते हैं हम? Acute angle. So it will be A, acute angle. Part 2, mathematics. 42. Which of the angle in the given figure is larger than 2 right angle? So इस फिगर को हम देखेंगे. इस फिगर का नाम क्या है? ABCD. So ABCD में से कौन सा एंगल 2 राइट एंगल से भी बड़ा है? ठीक है, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं A, B और D जो भी एंगल है वो एक्यूट एंगल लग रहे हैं जो कि 90 से भी छोटे हैं, 90 डिग्री से भी छोटे हैं. बट हमारा C जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल है जो कि 180 डिग्री से भी बड़ा है. 180 डिग्री कैसा होता है? जब हम एक लाइन देखते हैं तो उसके ऊपर 180 डिग्री बनता है. तो ये एक स्ट्रेट लाइन ना होके उससे भी एक्सीड कर रहा है, उससे भी ज़्यादा बन रहा है. तो दिस इज श्योरली, C इज श्योरली मोर देन 180 डिग्री. तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ओनली C will be larger than 2 right angle, larger than 90 plus 90, that is 180 degree. See, C will be the answer. 43rd. Read the given statement and choose the right option. Statement A. All chords of circle are diameter. B. Diameter is the longest chord of the circle. तो अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा chord है वो longest होता है और diameter कौन सा chord होता है. ठीक है, तो हमें पता है कि all chords of circle are diameter. सर्कल में जितने भी कॉर्ड्स बनाए जाते हैं वो डायमीटर नहीं होते हैं, वो सेंटर से पास नहीं होते हैं. ठीक है, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, मतलब डायमीटर जो है जो कि सेंटर से पास होता है वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है. तो ये स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट ए जो है वो गलत है. सो व्हाट विल बी द आंसर? बी. ओनली स्टेटमेंट बी इज ट्रू. 44th. The product of place value and face value of digit 6 in the number 7860443000 is. सो इसमें इस नंबर में हमें 6 की प्लेस वैल्यू बतानी है कि 6 की प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है. तो हम फाइंड आउट करेंगे. बी. प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in 7860443000 is
6 into 1 00 00 00 00. So 0 is how many times? 8 times. So 6 followed by 8 zeros. The face value of 6 in number is 6. तो फेस वैल्यू तो हमें पता है कि फेस वैल्यू 6 की क्या होगी? 6 ही होगी, और प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला जो कि है 6 फॉलोड बाय 8 zeros. नाउ प्रोडक्ट, अब बताया गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोडक्ट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या होगा. तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग बोथ, दैट इज 6 फॉलोड बाय 8 0 इंटू 6. तो 6 6 कितना होता है? 36 फॉलोड बाय 00 00 00 00, दैट इज 8 टाइम्स 0. तो 6 followed by 8 0 will be the answer. B will be our answer. 45. Find the smallest 5-digit number using 3 different digit. तो 3 different digit को यूज करके हमें एक smallest 5-digit number बनाना है. तो smallest 5-digit number है, तो हमें ये पता है कि 5 digit होंगे उस नंबर में, और 3 जो है वो डिफरेंट डिजिट होंगे, और बचे जो 2 हैं या 3 है, 3 जो बचे हुए हैं वो रिपीट होगा. ओके, सो द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर विल बी 10002. ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर. D will be our answer. Now 46. If a number is divisible by both 8 and 3, then by which other number will it be divisible? अगर एक नंबर 8 और 3 दोनों से ही डिविजिबल हैं, तो और कौन से नंबर से वो डिविजिबल हो पाएगा? तो हमें पता है कि अगर ये दोनों से एक नंबर डिविजिबल है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा. ठीक है, सो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 and 3, तो उसके प्रोडक्ट यानी 8 into 3 गिव्स यू 24. सो इट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 24. तो वो 24 से भी डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि ये दोनों ही 8 और 3 के फैक्टर हैं, मतलब ये दोनों ही 24 के फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो C विल बी आवर आंसर. 47. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विथ LCM ऑफ 112 इज 4032. द HCF ऑफ द नंबर विल बी. तो इन दोनों के LCM क्या है? 112 का क्या है? 4032. तो अब हमें बताना है कि HCF इन दोनों नंबर का क्या होगा. ठीक है, तो हमें एक बात पता होती है कि ये जनरलाइज फॉर्मूला है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो प्रोडक्ट हमें दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या था? 4032, और LCM दिया हुआ है दैट इज 112. सो 112 इंटू HCF जो कि हमें पता नहीं है, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर पता है दैट इज 4032. अब इस फॉर्मूला के हिसाब से जब हम HCF फाइंड करेंगे, तो HCF क्या होगा? 4032 by 112 gives us 36. So 36 will be our answer. ये कैसे आया? ये बेसिक सा फॉर्मूला है, LCM into HCF is equals to product of two number. इसमें सब्सटीट्यूट करके हमें ये आंसर मिलता है, that is 36. So D 36 will be our answer. Now 48. The cost of dozen headphone is 78,564 rupees. Summer wants to buy 5 headphones. Find the amount to be paid by him to get 5 headphones. So एक डजन हेडफोन का कितने रुपए चार्ज हो रहे हैं? 78,564. ठीक है, तो डजन हेडफोन्स के कॉस्ट हो रहे हैं 78,564. तो हमें ये निकालना है कि 5 हेडफोन्स के लिए कितने पैसे लगेंगे. तो डजन मतलब क्या होता है? 1 डजन इज इक्वल्स टू 12. अगर एक डजन में कितना क्वांटिटी होता है? 12. So one cost of a dozen headphone is 78564. मतलब 1 dozen is equals to 12 headphones. Okay, so what will be the cost of 5 headphones? 12 headphones is equals to 78564 rupees. So 5 headphones is equals to कितना? So ये find करने के लिए we will be multiplying 5. Cross multiplication is done. That is 5 into 78564 by 12. तो जब हम इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे, तो हमें मिलेगा 32735 रुपीज़. तो 5 हेडफोन्स को खरीदने के लिए कितने पैसे लगेंगे? 32,735 पैसे लगेंगे. दैट इज कॉस्ट ऑफ
5 headphones. Trisha is arranging fruit juices for 40 classmates. She wants to serve 250 ml of juice to each of the classmates. What is the minimum number of Tetra Pak she required for serving if each Tetra Pak contains 2.5 liter of juice? अब त्रिशा की क्लास में कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं. अब उसे हर बच्चे को 250 ml ऑफ जूस देना है. ठीक है. अब एक टेट्रा पैक जो जूस का आता है वो 2.5 लीटर्स का आता है. तो पूछा गया कि कितने टेट्रा पैक्स लगेंगे 40 बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करने में 250 ml ऑफ जूस. तो हम इसे चलिए कैलकुलेट करते हैं. सो क्लासमेट कितने हमारे पास? 40. ईच क्लासमेट को कितना मिलना चाहिए? 250 ml. एक टेट्रा पैक में कितना जूस आता है? दैट इज 2.5 लीटर. ओके. सो अब ये जो ml है इसको हम कन्वर्जन सबको सेम कर देंगे, मतलब सबका कन्वर्जन हम ml में कर देंगे. तो ये जो लीटर है उसको हम पहले ml में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. 40 इंटू 250 ml दैट इज इतने हमें ml ऑफ जूस चाहिए होगा बच्चों को देने के लिए. मतलब टोटल कितना जूस रिक्वायर्ड है वो हम निकालना है. सो 40 इंटू 250 ml विल बी गिविंग अस द टोटल जूस वी विल बी नीडिंग फॉर द क्लासमेट. हमें कितना जूस डिस्ट्रीब्यूट करना है 40 इंटू 250 ml करके हमें पता लगेगा. नाउ 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml. ये हम सबको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml. तो 2.5 लीटर कितना होगा? ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको? लीटर को ml में. 25,000 ml जूस फॉर 1 टेट्रा पैक. ठीक है. और 25,000 ml जूस कितना लगेगा फॉर 1 टेट्रा पैक. ठीक है. एक टेट्रा पैक में 25,000 ml है. ये हमने कैसे पता किया? कन्वर्जन करके. ठीक है. अब 25,000 ml एक पैक में है तो 10,000 ml के लिए कितना? ये 10,000 ml कब आया? जब हमने 40 इंटू 250 ml किया, जो कि हमें क्लास के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. 40 बच्चों में 250 ml डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो कितना आएगा? 1000 ml. सो 1000 ml में कितने टेट्रा पैक्स लगेंगे? तो फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमको क्या मिलेगा? 10,000 बाय 2500. सो ये काट के हमें मिलेगा 0 0, यहाँ का कट, ऊपर का 0 0 कट. देन 5 से हम 25 और 100 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे 4. दैट इज 4 टेट्रा पैक विल बी नीडेड फॉर 40 क्लासमेट. अब 40 क्लासमेट के लिए 4 टेट्रा पैक यूज होंगे. और सबको कितना कितना मिलेगा? 250 ml. 50. कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो. अब हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया गया है उसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट करना है. सो देखेंगे हम 34/15 इंटू 45/17 इसका रेसिप्रोकल क्या होगा. तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 34/15 इंटू 45/17 गिव्स अस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सिंपल टर्म्स में. तो 17 1 जार और 17 2 जार कितना होगा? 34. तो ये दोनों कट जाएंगे. यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा. हियर 15 1 जार और 15 3 जार 45. तो इसका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 3. सो 2 इंटू 3 कितना होगा? 2 इंटू 3 विल बी 6. सो अब बताया गया है कि इसका रेसिप्रोकल करना है. जो भी एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है उसका हमें रेसिप्रोकल करना है. तो रेसिप्रोकल कितना होगा? 6 का 1/6. सो हमारा आंसर क्या होगा? C 1/6. 51. राधिका बॉट 8:1/4 kg ऑफ फ्रूट्स. मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है. शी यूज्ड 2:5/6 kg of fruits in pudding and kept the rest for fruit salad. अब उसने 2:5/6 फ्रूट जो है इतने में से पुडिंग और किसी और चीज़ में यूज़ कर लिया. ठीक है. और उसने जो रेस्ट जो था वो फ्रूट सैलेड के लिए रख लिया. व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट लेफ्ट फॉर सैलेड. तो इसमें बताया गया कि कितनी क्वांटिटी लेफ्ट है सैलेड बनाने के लिए. ठीक है. उसने 2:5/6 kg ऑफ फ्रूट किस में यूज़ कर लिया? पुडिंग बनाने में और कुछ और चीज़ें बनाने में उसने यूज़ कर लिया. और जो बाकी था उसने वो रखा है किस लिए? फ्रूट सैलेड बनाने के लिए. तो अभी हमें फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ फ्रूट लेफ्ट, मतलब कितने फ्रूट्स बचे हुए हैं. तो हम ये फाइंड करेंगे. सो राधिका बॉट कितने? 8:1/4.
तो 8:1/4 तो मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम इम्प्रॉपर में जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 8 1s 8 to 16, 8 3 24, 8 4s are 32, 32 प्लस 1 गिव्स अस 33 और नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो 33/4। और वैसे ही शी यूज्ड, जितने उसने यूज़ किए हैं फ्रूट्स वो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो उसको भी जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो वो आएगा 17/6। अब हमें मिल गया है कि राधिका कितने फ्रूट्स लाई थी और उसने कितने फ्रूट्स यूज़ किए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली माइनस कर देंगे 33/4 माइनस 17/6, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 65/12 प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये 65/12। अब इस 65/12 को हम फिर से क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये होगा कि 12 और 65 जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगा जो कि होगा 5:5/12 kg। तो इतना जो हमारा सैलड होगा वो लेफ्ट होगा। So B will be our answer. The fruit left for salad will be 5:5/12. 52. A batsman scored 190 runs, which includes 10 boundaries and 6 sixes. What percentage of his total score did he make by running between the wickets? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने कितने परसेंटेज टोटल स्कोर के रन करके बनाए हैं, ठीक है, मतलब रन्स उसने दौड़ते हुए कितने लिए हैं ये बताना है, कितना परसेंटेज होगा उस चीज़ का। तो बैट्समैन स्कोर 190 रन, 10 बाउंड्रीज, 6 सिक्सेस, ठीक है। परसेंटेज ऑफ इस टोटल स्कोर हमें पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि उसका टोटल स्कोर कितना बनता है, चौके छक्कों के अलावा वो रन लेता कितना है, ठीक है। तो 10 × 4, क्योंकि 10 टाइम्स उसने चौके मारे और 6 टाइम्स उसने छक्के मारे, तो 10 × 4 प्लस 6 × 6, तो 76 रन उसने बनाए, कितने, चौके छक्के मार के, ठीक है। और फिर रन्स मेड बिटवीन द विकेट जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल रन्स दैट इज 190 माइनस रन्स मेड बाय सिक्सेस एंड फोर्स 76, 190 माइनस 76 गिव्स यू 114। तो 114 ये वो रन है जो उसने दौड़ दौड़ के विकेट्स के बीच में बनाए हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द रन्स that is made by the cricketer is equals to 114/190, the total runs, into 100. So 60% of the runs he has made by running between the two wickets, ठीक है। So what percentage of his total score did he make by running between the wickets? मतलब 60% जो उसका स्कोर है वो उसने दौड़ दौड़ के रन्स ले लेके बनाया है। So B will be the answer. Riya is doing a paper cutting activity. She cuts out 4 identical square corners of the rectangular sheet as given in the figure. Find the area and parameter of remaining sheet. So रिया एक एक्टिविटी कर रही है जिसमें कि वो एक रेक्टेंगुलर शीट लेती है और उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो ईच कॉर्नर्स को एक स्क्वायर में काटती है और ईच स्क्वायर का साइड जो होता है वो 4 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। सो पहले हम क्या निकालेंगे, इन सारे स्क्वायर्स को एक्सक्लूड करके जो एरिया होगा वो भी निकालना है और पैरामीटर भी निकालना है, ठीक है। सो फर्स्ट कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया कितना है। सो वी नो दैट साइड्स को अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो उस स्क्वायर का एरिया निकलता है, तो 4 द होल स्क्वायर गिव्स अस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 4 × 16 दैट विल गिव अस 64 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर निकालेंगे तो दैट विल बी L × B, so that will be 24 × 20, that will give us 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिमेनिंग शीट इन सबको हटा के, इन स्क्वायर्स को हटा के क्या आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम लेंगे 480 जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है माइनस 64 एरिया ऑफ स्क्वायर है, तो 480 माइनस 64 गिव अस 416, ठीक है। अब ये तो निकल गया क्या, अपना स्क्वायर का एरिया एक्सक्लूड करके जो एरिया बचता है अपने पेपर में, रेक्टेंगुलर पेपर में, वो आ गया 416, ठीक है। अब हमें पैरामीटर भी कैलकुलेट करना है, तो पैरामीटर ऑफ रिमेनिंग शीट क्या होगा, तो पैरामीटर क्या होता है, जस्ट जो बाउंड्रीज होते हैं हम उसे प्लस कर देते हैं। पैरामीटर यही तो होता है कि जो बाउंड्रीज को हम प्लस करके बताते हैं उसे हम पैरामीटर कहते हैं। तो हियर 16
plus 4 plus 4 plus 12 plus 4 plus 4 gives us the पैरामीटर, और इस साइड का भी अगर हम प्लस कर देंगे तो उसका पैरामीटर कहलाएगा। तो 16 प्लस 4 प्लस 4 12 प्लस 4 प्लस 4, और इस साइड का भी 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। सो ये पूरा का पूरा जो है पैरामीटर बताता है, मतलब 88 इसका पैरामीटर है। कब? जब हम इन स्क्वायर्स को एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 416 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 88 सेंटीमीटर ए। फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। ठीक है, तो ये जो अनशेडेड रीजन है, ये वाला वाइट वाला पोर्शन, उसका हमें एरिया बताना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अनशेडेड रीजन में से शेडेड रीजन को माइनस कर देंगे तो हमें अनशेडेड रीजन का एरिया अपने आप मिल जाएगा। तो दिस इज़ अ very different structure. We can say this is E kind of structure or a structure with two rectangles. दो rectangle है इसमें और एक छोटा सा square है बीच में। आप देख रहे हैं ये बीच में जो एक छोटा सा square है, तो इन दोनों rectangle और एक ये छोटा सा square जो बन रहा है उसके एरिया को हम माइनस करेंगे ये बड़े वाले प्लॉट के एरिया में से, तभी हमें अनशेडेड रीजन का एरिया मिल पाएगा। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEG। ABEG कहाँ है? ABEG, दैट इज फर्स्ट रेक्टेंगल, प्लस एरिया स्क्वायर फील्ड, दैट इज ये छोटा वाला जो एरिया है FGHI। FGHI, सो दिस इज FGHI, ये छोटा वाला स्क्वायर। ओके, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब फिर से जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है वो आया, दैट इज CDHG। CDHJ। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा अनशेडेड रीजन आ जाएगा। अब लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। रेक्टेंगल की लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो 2 इंटू 1, ये 2 है और ये 1 होगा। ठीक है, दिस इज 0.5 क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इसका जो लेंथ है वो कितना है? 0.5, ये बीच वाले का, तो डैट विल बी 0.5 द होल स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। प्लस 2 इंटू 1, फिर से एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड कर रहे हैं। सो 2 इंटू 1 प्लस 0.5 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 गिव्स अस 4.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये जो ओरिजिनल वाला जो रेक्टेंगल है उसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो ओरिजिनल रेक्टेंगल का यहाँ पे क्या दिया गया था डायमेंशन? 7.2 सेंटीमीटर और 4.0 सेंटीमीटर, तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7.2 इंटू 4 gives you 2.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 28.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नाउ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन के लिए वही जो पूरा ये रेक्टेंगल है उसमें से जो शेडेड पार्ट है उसको माइनस कर देंगे। तो शेडेड पार्ट का क्या आया था हमारे पास? 4.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 28.8 माइनस 4.25 सेंटीमीटर स्क्वायर गिव्स अस 24.55 centimeter square. So C will be our answer, that is 24.55 centimeter square. A farmer borrowed a sum of 10,000 from a bank at 5% rate of interest per annum. How much interest will he pay the bank in 3 years? तो एक फार्मर है जिसने कि 10,000 रुपीज़ बैंक में से बोरो किए और उसको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरे साल में लगता है, तो वो 3 सालों में कितना इंटरेस्ट पे करेगा बैंक को, हमें ये कैलकुलेट करके बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब आप ये बोलेंगे P इंटू आर इंटू टी क्या होता है? तो P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, R इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज़ टाइम। सो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 10,000 इंटू 5 इंटू 3 बाई 100। जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1500 रुपीज़। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? 1500 रुपीज़। सो वो 3 सालों में 1500 रुपीज़ का अमाउंट एज अ इंटरेस्ट बैंक को पे करेगा। 56. Rijul took 50,000 from a person for 3 years at the rate of 8% per annum. Find the amount paid by the Rijul to that person after 3 years. So इसमें भी हमें पता है कि वो सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला लगेगा। क्या कहता है वो फॉर्मूला?
P into R into T by 100. ठीक है, so P is principal amount, R is rate of interest and T is time. So 50,000 into 8 into 3 by 100 is equals to 12,000 रुपीज़. जैसे कि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, यहाँ का 0 0 कट जाएगा, और फिर 8 1 8 2 16 8 3 24 24 into 5 will give us 1200 rupees. So what will be the answer? The answer will be 1200 rupees. 57th. Find the complement of 2/3 of a right angle. So हमें supplement find करना है, complement किसका? 2/3 of a right angle. तो पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि 2/3 of a right angle कितना होता है. So 2/3 of a right angle is 2/3 into 90 degree, that will give us 60 degree. ठीक है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 90. सो 90 माइनस 60 विल बी, एंड सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री दैट विल बी 180 माइनस 30. सो 90 माइनस 60 कितना होता है? दैट विल बी 30 डिग्री. और सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, सप्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री कितना होगा? तो सप्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का. तो 180 माइनस 30 विल गिव अस 150 डिग्री. तो आंसर क्या होगा इसका? बी, 150 डिग्री विल बी दी आंसर. 58. इन द फिगर गिवन द मेजर ऑफ एक्स इज. तो ये एक फिगर दिया गया है, उसमें बहुत सारे एंगल है, और हमें बताना है कि एक्स, ये वाला जो एंगल है वो कितने का है. ओके, सो वी आर वॉचिंग दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा, है ना. तो ये 180 डिग्री का बनेगा. अब हम इसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. सो 47 डिग्री प्लस एक्स, जो कि हमें नहीं पता है ये वाला, प्लस 56 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 103. मतलब 47 डिग्री प्लस 56 कितना होगा? 103. अब हमें एक्स फाइंड करना है. अब इजी हो गया. एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 103, दैट विल गिव अस 77 डिग्री. तो हमने क्विकली फाइंड आउट कर लिया कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री. और यहाँ दोनों के एंगल दिए गए थे, इसके बगल वाले, दैट इज़ 47 डिग्री एंड 56 डिग्री. तो बीच वाला निकालना हमारे लिए इजी हो गया. तो एक्स हमें पता चल गया कितना है? 77 डिग्री. Table below shows the price of some item in a shop. 59. Table shows the price of some item in a shop. Sugar rupees 72, rice rupees 108, coffee rupees 237 and wheat rupees 63. This all price is per kg. ये per kg के हिसाब से price दिया गया है. Now the question is, what is the ratio of combined price of sugar and rice to that of coffee and wheat? हमें combined price वाले find out करना होगा. किस किस के रेशियो में? शुगर और राइस का रेशियो होता, और कॉफ़ी एंड व्हीट का रेशियो होगा फिर. ठीक है, तो वी विल फाइंड द कंबाइंड प्राइस फर्स्ट. सो शुगर एंड राइस, दैट इज 72 प्लस 108 विल गिव अस 180 रुपीज़. ठीक है, एंड प्राइस ऑफ कॉफ़ी प्लस व्हीट विल बी 237 प्लस 63, दैट इज 300 रुपीज़. अब हमें रेशियो में बोला गया कि रेशियो में फाइंड आउट करो, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? 180 by 300. अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कटेगा, दैट विल गिव अस 3 by 5. ओके, सो द आंसर विल बी 3:5, दैट इज डी. 60. What least number should be added to each term of ratio 7:13 to get ratio 2:3? अब इस रेशियो में, जो कि है 7:13, 7/13 में क्या हम ऐड करेंगे तो ये 2/3 बनेगा. So least term that should be added to 7/13 to get 2/3 will be, let's that number be x. तो जो हम ऐड करेंगे उसे हम x लिख देते हैं. तो 7/13, 7 plus x and 13 plus x gives us 2/3. अब इसका हम इक्वेशन बना देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला. तो हमें मिलेगा 7 plus 3x and 13 into 2, that will be 26 plus 2x. Okay. Now
x इज इक्वल्स टू 5। जैसे हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 5। सो व्हेन 7 plus 5 and 13 plus 5 will be there, it will result into 12 by 18 और 12 by 18 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2 by 3। तो जब हम ऊपर नीचे दोनों 5 को ऐड करेंगे तभी हमारे पास 12 by 18 आएगा जो कि रिजल्ट करेगा 2 by 3 में। ठीक है, तो 5 will be our answer। 61. By selling a watch for 1,275 rupees, Javed lost 15%. At what price should he sell so as to make a profit of 10%? So जावेद ने जो ये घड़ी जो कि 1275 रुपीज़ में बेची, उसके ये बेचने से उसको 15% लॉस हुआ। अब हमें बताना है कि उसको 10% प्रॉफिट हो, वैसा कौन सा प्राइस होगा। ठीक है, तो हमें उसका प्राइस निकालना है। पहले तो हमें इसका एक्चुअल प्राइस निकालना पड़ेगा कि कितना एक्चुअल प्राइस है इसका। सो लेट्स सी, सेलिंग वॉच फॉर ₹1275, 15% लॉस हुआ है इसको। तो जो फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट प्राइस वाला वो क्या लगेगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 by 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू SP, दैट इज द सेलिंग प्राइस, इज इक्वल्स टू 100 by 100 लॉस परसेंट कितना था 15% इंटू 1275 जो कि उसका सेलिंग प्राइस था। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आता है 1500 रुपीज़। ठीक है, और फॉर 10% प्रॉफिट इन कॉस्ट प्राइस, अब हम बताएंगे कि 10% प्रॉफिट के लिए क्या होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10 बाय 100 इंटू जो एक्चुअल उसका कॉस्ट प्राइस था। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या था 1500। ठीक है, तो 1500 होगा। तो जब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100 प्लस 10 बाय 100 इंटू 1500, दैट विल गिव अस 1650 रुपीज़। सो इसका आंसर क्या होगा 1650 रुपीज़। C will be the answer।